हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी डेट नहीं याद होता है, डेट कैसे याद करें। तो उस पे हम लोग बात करेंगे कि रचनाओं के साथ साथ डेट कैसे याद करें। लेकिन पहले आप ये देखिएगा कि टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा डेट नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ भी लिया जाता है ना। सारी रचनाओं का नहीं, लेकिन पूछ भी लिया जा सकता है। तो मैं भी यही करती थी, यही डर लगा रहता था कि अगर पूछ लेगा तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने भी कोई पोर्शन छोड़ा नहीं था। तो कैसे मैं डेट को याद करती थी। और आप लोगों को ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में जो है कहाँ ये पूछता है अक्सर। ये ध्यान दीजिएगा, जो अभी नया तैयारी शुरू करना किए हैं लोग, अभी नई नई तैयारी शुरू किए हैं, तो वो लोग ये ध्यान देंगे कि कहानी ये पूछ लेता है अक्सर कि ये विधा है ना, कोई कोई ऐसी विधाएं होती हैं ना कि जो कई रचनाकार लिखे हुए होते हैं, सेम रहता है उनका। तो किसी का वो नाटक रहता है, तो किसी का वो उपन्यास रहता है, किसी का वो कहानी रहता है, इस तरह का रहता है और टॉपिक सेम रहता है। तो ये पूछ देता है कि ये उनकी रचना है क्या, मतलब उनकी ये नाटक रचना है या कहानी रचना है, ऐसे मतलब घुमा देता है उसको। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी लेखक का याद कर रहे हैं कोई भी रचना या कवि की, तो वो है क्या चीज़, वो नाटक है, कहानी है या उपन्यास है। मेरा एक क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुआ था, है ना। वो कोई कंगना करके था शायद, या पता नहीं, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ था। वो नाटक था या कहा, मतलब नाटक और कहानी मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने गलत लगा दिया था। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी याद करिए तो ये ध्यान दीजिए कि ये नाटक है, इस लेखक ने इसी पे नाटक लिखा है, और इस लेखक ने इसी टॉपिक को, नाम वही रहेगा, इस पे कहानी लिखा है। तो बहुत ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। जो नए भाई बहन मेरे तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो पुराने कर रहे हैं वो भी, वो तो उनको तो अनुभव होगा ही कि किस तरह से प्रश्न मतलब घुमा घुमा के छोटी छोटी चीज़, बारीकियों को ध्यान देना पड़ता है। तो अभी हम लोग डिस्कस इसी पे करेंगे कि कैसे हम लोग डेट को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि कमेंट में पूछा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसका मैं क्या जवाब दूं, आप बताइए। अपने आप से पूछिए, अगर पढ़ने का मन नहीं करता है क्या करें। तो ये बताइए कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। पढ़ने के अलावा और क्या काम है अभी। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ भी किसी के सामने बोलेंगे तो आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात को, कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसी ज़िंदगी आपको मंजूर है कि हाँ चलो ठीक है, दूसरों के पीछे चलना, अगर ऐसी ज़िंदगी आपको मंजूर है तो ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लीड करें, आप आगे रहें, आपके पीछे दुनिया रहे, तब तो पढ़ना पड़ेगा। और ज्ञान ऐसी चीज़ है ना, कभी भी जाया मतलब नहीं जाती है, कभी भी आपको घाटा आपको नहीं देगी, हमेशा मुनाफा देती है। अगर चयन हो गया तब तो नौकरी है, नहीं भी हुआ तो आपका उतना बेस मजबूत रहेगा। और ये तो सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा, है ना। लेकिन उसमें होता है ना कि कुछ नंबरों से रह जाता है, तो उसमें भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतना परिश्रम किया मेरा नहीं हुआ। उतना आपका ज्ञान है, वो आप कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं, किसी के समाज में बीच में रह सकते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रह सकते हैं। और आगे जो आने वाली वैकेंसी आपका उतना, अगर उसी पर आप धार देते हैं, हाँ छोड़ देंगे तब घाटा है, लेकिन उसी पर लगे रहेंगे तो कोई घाटा नहीं, आपका उतना तैयार रहेगा, है ना। तो फिलहाल ज्ञान कभी भी आपको घाटा नहीं देती है। और कुछ लोगों ने पूछा कि मेरी परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूं, और मतलब क्या आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई थी। तो मेरे साथ तो ऐसी परिस्थितियां आई थी कि मैं क्या बताऊं। और आप लोग अगर मेरे बारे में अगर जानना ही चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जाइएगा सुनील बिजला सर के उस पर चैनल पर जाइएगा, वहाँ मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। आप सुन सकते हैं कि मेरी क्या परिस्थितियाँ रही हैं, मैं किन परिस्थितियों से निकल कर यहाँ पर आई हूँ, और अपना एग्ज़ाम दी हूँ, और आगे भी मैं आगे बढ़ूँगी। और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का है सपना कि मैं कर लूँ, क्लियर कर लूँ। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है, मुझे अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एमए भी देखिए हिंदी से नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट से था, तो मुझे वो भी करना है। अगर मैं वो कर लूँगी 1 साल, उसके बाद मैं नेट का फॉर्म भर सकती हूँ, तब जाके मैं प्रोफेसर का फॉर्म भर सकती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें। इसीलिए ना मैं सबको अपने ही तरह समझती हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और जैसे आप लोग परेशान हैं ना, मैं भी अपने रास्ते में इसी तरह से परेशान हो के आगे बढ़ी हूँ। लेकिन जो मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग इतनी परेशानी ना झेलें, आप लोगों का रास्ता कुछ आसान हो सके। तो आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा। और एक चीज़ था कि आपको बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लगातार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अपनी सफलता के नज़दीक होते जाएंगे, और कोई विकल्प नहीं है। अब ये आपके हाथ में है ना, नौकरी लेना आपके हाथ में है।
कह रहे हैं 2 महीना में क्या हो सकता है, मैंने खुद सुना है इंटरव्यू में कि 2 महीने में लोग IAS का एग्ज़ाम निकाले हैं। तो ऐसा कुछ असंभव नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद थे, उनको तो आप लोग भी सुने होंगे कि रात भर वो पढ़ते थे और पूरी किताब मतलब लाइब्रेरी से लेके जाते, दूसरे दिन वापस कर देते थे। पूरी किताब में कोई पेज नंबर या कुछ भी पूछता था उनको याद हो जाता था। तो ऐसा नहीं है, सब अभ्यास होता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको अलग से कुछ पैदा किया था, सब अभ्यास होता है। उन्होंने इतने अपने माइंड को डेवलप कर लिया था इस तरह से। तो हम लोग को भी अपने दिमाग पे, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों को छोड़िए, अपने आप पे काम करना शुरू करिए। और जो है और मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए मैंने कहा था कि आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, सॉन्ग सुनिए। जैसे मैं क्या करती थी कि दंगल जो फिल्म का गाना है ना, दंगल वाला, उसको आप एक एक शब्द सुनिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और फिर कर हर मैदान फतेह, और भी बहुत सारे गाने हैं, आप लोग खुद बता सकते हैं, जानते होंगे। तो इस तरह से मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप सोते रहे होंगे, सोएंगे ना, तो अचानक से आपके अंदर जैसे होता है कुछ ऐसा कि अचानक से सब कुछ हमारे सोच पे डिपेंड करता है। अब अचानक से ऐसा होगा कि आपको उठ के पढ़ने का तुरंत मन करने लगा, हालांकि रात के वो 2 बज रहे होंगे, रात के 3 बज रहे होंगे, लेकिन आपको अचानक से बहुत तेज पढ़ने का मन करेगा, मोटिवेट हो जाएंगे अंदर से, कुछ ऐसा सोच लेंगे। दिन में भी ऐसा हो सकता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे पढ़ना अभी चाहिए, बहुत तेज मन कर रहा है, तुरंत उठ के पढ़िए, टाइम कभी मत देखिए। मैं ऐसे ही करती थी कि जब भी मतलब एक तो सोना रात में वही होता था, बहुत कम ही होता था। दिन में भी अगर मैं जरा सा भी झपकी लेती थी और ऐसे मान लीजिए लेटे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कुछ भी है, तो अंदर से एक अजीब सी इतनी तेज़ फीलिंग आती थी कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है। और जब उस टाइम में आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखिएगा जो भी आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा। तो कभी भी इग्नोर मत करिएगा, जब पढ़ने का मन करेगा तुरंत पढ़ने बैठ जाइएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप कितना भी ट्राई करेंगे ना, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे का मोटिवेशन वाला ये सॉन्ग सुन लीजिए, कुछ ऐसा दिमाग को रिलैक्स देने वाला चीज़ कर लीजिए, फिर बैठिए पढ़ने के लिए, है ना। तो इस तरह से अपने आप पे काम करना शुरू करिए। जब भी किसी से बात करिए तो अच्छी बातें करिए, हंसी मजाक की बात करिए, ताकि दिमाग को कभी भी कौन क्या कर रहा है, कैसे है, इस चीज़ में बिल्कुल मत पड़िए। कोई करे भी ना तो बात काट दीजिए, फ़ोन रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अपने लिए कुछ दिन के लिए अपने लिए जिए, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कहेगा सेल्फिश हो गया है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कोई पूछा कि कोचिंग करना चाहिए कि नहीं और क्या मैं अपने से निकाल सकती हूँ, तो देखिए भाई, टाइम नहीं है, रिस्क मत लीजिए। मैंने तो किया था क्योंकि मैं ज़ीरो थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने कर लिया था, मुझे गाइडलाइन की ज़रूरत थी। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि गाइडलाइन चाहिए तो कोचिंग ले लीजिए। पैसे का मोह बिल्कुल मत करिएगा, कितना लग रहा है, जब आप कमाएंगे तो गुरु का ऋण जो होता है ना, कभी कोई चुका नहीं सकता है, तो उतना आपका कब निकलेगा आप जान नहीं सकते हैं। तो कोचिंग का ले लीजिए और टेस्ट सीरीज जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, मैं किसी को पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगी कि उनका आपको जहाँ सही लगता है, सभी गुरु मेरे लिए बराबर हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने जहाँ किया है आप लोग जान ही रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल बिना सोचे प्रैक्टिस करिए, और आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो कोचिंग करिए। और अगर आप का अनुभव पहले से अच्छा है तो आप जानते ही हैं कि आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करिए, आपका निकल जाएगा। और बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। आपका बेसिक जो है वो बेसिक चीज़ें, जैसे व्याकरण में ना बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि ये क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कोई चीज़ समझिए नहीं, आगे नहीं बढ़िए। जब मैं टेस्ट लगाती थी, जब मैं टेस्ट कोई भी देती थी, जैसे ऑनलाइन वाला टेस्ट देती थी, 125 प्रश्न का जो होता था, तो जो परचेज़ किया था, तो बहुत सारी ऐसा नहीं है, मैं देती थी, उसमें जो गलतियां होती थी उसका आंसर भी वो बताता है। फिर मैं क्या करती थी, तुरंत उसी टॉपिक पे मैं जाती थी, खोज के अपने किताब में या नोट्स में जहाँ भी खोज के उसको तुरंत पूरा टॉपिक रिवाइज करती थी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं टॉपिक तैयार करती थी उससे संबंधित प्रश्न हल करती थी। लेकिन अगर जहाँ भी भूला कोई भी प्रश्न, तो मैं अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट समझ के देती थी और मैं पूरा रिवाइज करती थी कि लो अब तो पूरा करना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए आगे कर रहे हैं, अगर फिर कुछ गलती भूल गया, फिर मैं पूरा करती थी। तो इस तरह से मेरा मतलब उस टॉपिक के मैंने इससे पहले बताया था ना कि पीछे पड़ जाओ एकदम, तो इतना मतलब कि कहीं से अगर जरा भी गलती होगा तो मैं पूरा करूँगी रिवाइज, और तब तक जब तक सारा सही नहीं हो जाएगा। तो बस ये आप करेंगे ना, इस तरह से करेंगे तो सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। तो डेट कैसे याद करें, मैं कैसे याद करती थी,
तो आपको मैं बताती हूँ और आपको एक तरीका मैं बता रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से जैसे आपको याद होता है याद करिए। और सारी रचनाओं को देखिए, ये जो बताते हैं ना कि लिंक करना है, एक दूसरे से लिंक कर करके पढ़ना है, ये भी कम मेहनत का काम थोड़ी ना। सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसी में है, दिमाग लगाना है, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उससे रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और उन चीज़ों को याद रखना, जब अगली बार आप रिवाइज़ करिए तो उसी लिंक से याद करिए। ये नहीं कि आज ये लिंक बनाया, कल दूसरा लिंक बनाया, तीसरा लिंक बनाया, ऐसे नहीं। उसी लिंक से जब बार बार उसी लिंक से याद करेंगे, तब वो चीज़ जो कहानी आपने बनाई है वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी। तो वो कहानी बनाने के लिए भी ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और सारी चीज़ों का कहानी बनता भी नहीं है, आपको पता होगा। जैसे आलोचना है, इन सब का कहाँ बन पाएगा। तो उसको भी मैं बहुत मेहनत से मैं तैयार करती थी, तो उसको भी मैं बताऊंगी आगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, इस पे आपको मैं कैमरा बैक करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं डेट याद करती थी। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो आप लोग कुछ चीज़ें समझ लीजिए। देखिए जैसे दो जैसे डेट सेम है ना, तो मैं ऐसे पेंसिल से उसको कर लेती थी याद। जैसे ये देखिए सप्त सरोज, ये प्रेमचंद के कुछ कहानी संग्रह है, तो सप्त सरोज और ये नवनिधि भी दोनों 1917 में। तो दोनों का मैं ऐसे ब्रैकेट बना के, मतलब अपने सुविधा के लिए कि इन दोनों का, जैसे आप ऐसे निशान लगा के पढ़ेंगे ना, तो आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना पिक्चर को जल्दी कैच करता है। तो इस तरह से ज़्यादा मुझे चीज़ें याद होती है। जैसे प्रेम 25 ये सब देखिए 1900 ये है, तो 23-24 लगातार है, 23-24 से, तो इस तरह से कर करके फिर देखिए यहाँ पर 28, ये 29-29 2 है, ठीक है, ये 30-30 है। तो इस तरह से कर करके मैं याद करती थी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ क्रमानुसार निम्न हैं, ठीक है। तो इसको तो पहले जो कहानी बनाना आप बनाएंगे ही। तो मैं कहानी क्या बनाई थी कि जैसे जब भी मैं ये रचना आप बोलेंगे, तुरंत उसके साथ आप डेट भी बोलेंगे, ठीक है। और वो भी वही आप एक कल्पना आपको करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना के माध्यम से ही आप याद कर पाएंगे। तो जैसे मैं इसका मैं बता रही हूँ एक कि नमक का दरोगा है ना। ये क्या है कि नमक का दरोगा, इमेजिन करिए कि कोई दरोगा बना है ना, नमक का दरोगा कोई बना, तो वो सज्जनता का दरोगा लोग क्या कहते हैं, दंड देते हैं सबको। तो नमक का दरोगा 1913 में कोई बना, तो सज्जनता का दंड उसने कब दिया किसी को, एक व्यक्ति को, 1916 में दिया। और फिर उसको ईश्वरीय न्याय कब मिली, 1917 में मिली। उसके बाद दुर्गा का मंदिर, ईश्वरीय न्याय मिली। उसके बाद वहीं पे दुर्गा का मंदिर है 1917 में। अब देखिए 1917 दो बार है, तो इसको मैंने ब्रैकेट लगा लिया था कि ये दोनों एक ही साल का है। उसके बाद बूढ़ी दुर्गा के मंदिर में कौन बैठी थी, बूढ़ी काकी बैठी थी 1920 में, है ना, क्योंकि 17 के बाद 20 आया, तो वो जो कोई काकी थी वो बूढ़ी हो गई, तो 1920 में बैठी थी। उसके बाद शांति, बूढ़ी काकी शांति से बैठी थी, है ना। ऐसे याद करेंगे कि दुर्गा का मंदिर में बूढ़ी काकी बैठी थी शांति से, है ना। अब दिमाग में बैठा लेंगे कि दुर्गा का मंदिर 17 में है, बूढ़ी काकी 20 और शांति 21। शांति मतलब इमेजिन कर लीजिए कोई लड़की है 21 साल की हो गई, ठीक है। उसके बाद सवा सेर गेहूं लेके कौन जाता है, शतरंज के खिलाड़ी जाते हैं, किसके पास, बूढ़ी काकी के पास जाते हैं। ये कहानी बना रहे हैं आप। तो सवा सेर गेहूं लेके शतरंज के खिलाड़ी जाते हैं कहाँ पे, बूढ़ी काकी के पास। मन में याद करिए। उसके बाद उनको क्या मिलता है, मुक्ति मार्ग मिलता है, मुक्ति धन मिल जाता है। कौन, किसको, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं उनको। उसके बाद उनको सौभाग्य के कोड़े भी मिलते हैं, है ना। जब किसी को दान करेंगे तो सौभाग्य आ जाता है हमारा, तो सौभाग्य के कोड़े भी मिलते हैं। अब देखिए यहाँ से 1924 पूरा है ना, ये सारी चीज़ें सवार शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कोड़े सब 1924 में है। तो मैंने पूरा ब्रैकेट बना लिया है कि यहाँ से यहाँ तक 24 में है। ये थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा इस पर। उसके बाद जो है अब देखिए, अब 2 सखियाँ आती हैं वहीं पे। 2 सखियाँ कितने साल की हैं, 28 साल की हैं, है ना। 2 सखियाँ वहीं पे आ जाती हैं 28 साल की। उसके बाद अलग योझा पूस की रात में क्या करता है, समर यात्रा करता है। तो अलग, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि इधर का 1 से लेके 12 तक एक पार्ट हो गया, इसको आप कई बार दोहराइए, तो इधर से आपको मतलब नहीं है। अब यहाँ से 13 से लेके आगे 24 तक इधर का, इसीलिए ना आप एक ही चीज़ को, एक ही किताब को बार बार पढ़िए, एक ही नोट्स को बार बार पढ़िए, तब दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ पे इधर अलग याद करेंगे। अलग योझा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो पूस की रात में क्या करता है, समर यात्रा करता है। अब तुरंत देखिए कि अलग योझा 29 साल का हो गया है। अरे 2 सखियाँ 28 साल की हो गई थी, और अलग योझा जो एक व्यक्ति है वो 29 साल का हो गया है। तो पूस की रात जो है, अब देखिए समर यात्रा समर यात्रा ये सब 30-30 का है, ठीक है। ये हो गया अलग योझा पूस की रात में क्या करता है, समर यात्रा करता है। और पत्नी से पति क्या करते हैं, सदगति पे जाते हैं। पत्नी से जो पति हैं वो सदगति पे जाते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक सदगति तक दिए, देखिए 30 है, सबका 30 है ना, 1930 है। तो इसको मैंने इस तरह से याद कर लिया। उसके बाद क्या है,
कि दो बैलों की कथा वहीं पे होने लगती है, वहीं पे दो बैलों की कथा होती है और होली का उपहार भी मिलने लगता है वहीं पे। इमेजिन करिए कि दो बैलों की कथा हो रही है और वहीं पे होली का उपहार दिया जा रहा है, सबको कुछ ना कुछ चीज़ें भेंट की जा रही हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब कहाँ पे होली का उपहार दिया जा रहा है, ठाकुर के कुएं पर, है ना। वहीं पे दो बैलों की कथा हो रही है, होली का उपहार दिया जा रहा है। और अब देखिए, लेकिन ये दो बैलों की कथा, होली का उपहार 31-31 में है, तो दोनों को मैंने ब्रैकेट बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ये डिफरेंट है, ठाकुर के कुएं पर होली का उपहार दिया जा रहा है, लेकिन आप याद करेंगे कि ये ठाकुर बड़े लोग होते हैं, है ना। ठाकुर लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो होली का उपहार 31 में है तो 32 कर दीजिए, इसको एक बढ़ा दीजिए 32, है ना। ठाकुर लोग बड़े होते हैं तो 31 से बड़ा क्या होता है, 32, तो 32 हो गया। मतलब अपने याद करने का तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ठाकुर के कुएं पर होली का उपहार मिल रहा था। उसके बाद वहीं पे ईदगाह भी लोग मनाते हैं भाई, होली जब मनाया जाता है, हिंदुओं का त्यौहार है, तो ईदगाह भी मनाई जाती है। तो वहीं पर ईदगाह मनाई जा रही है। और ईदगाह कब मनाई जा रही है, तुरंत बोलिए 33 में। ईदगाह जब आपको डिफरेंट लगे ना, तुरंत बोल दीजिए। जब आपको ऐसा मैचिंग का मिल जाए तो थोड़ा आप सोच के बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैचिंग नहीं मिल रहा है, जैसे 33-33 लगातार नहीं है, तो तुरंत बोलिए ईदगाह 33 में मनाया जा रहा है। और ईदगाह में कुछ लोगों ने क्या कर लिया, नहीं, ईदगाह मनाया जा रहा है 33 में, ठीक है। उसके बाद नशा कर लिया वहाँ पे कौन, बड़े भाई साहब ने। बड़े भाई साहब ने क्या कर लिया, नशा कर लिया। अब ये देखिए दोनों 34 में है ना। तो दोनों को मैंने कर लिया है कि नशा जो कर लिया कौन, बड़े भाई साहब ने कर लिया। अब भाई जब बड़े भाई साहब नशा कर लेंगे तो क्या होगा, टें बोल जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो जब मर जाएंगे तो क्या, जब मरता है कोई तो क्या दिया जाता है उसको, कफन दिया जाता है। तो कफन जो है 1936 में, मतलब जब नशा करते करते 2 साल के बाद उनको 36 में कफन मिल गया। तो इस तरह से मैं कर करके थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना, पढ़ाई इसीलिए कहा जाता है ना कि तपस्या है। तो आप लोग भी इस तरह से, मैं एक तरीका बता रही हूँ, इसी तरह से कर करके आप लोग भी अपना जितने भी रचना है, जितने भी आपको डेट याद करने, इसी तरह से आप डेट याद करेंगे। तो देखा आपने कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से डेट को भी और किसी भी चीज़ को, टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से याद करिए, उसको बोझ समझ के मत पढ़िए। जैसे इमेजिन करिए कि शादी विवाह है ना, कोई उत्सव आ रहा है ना, कोई 2 महीने के बाद हमारे वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होगा और उसकी तैयारी हम लोग करें, खुशी खुशी तैयारी करिए। और कभी आप लोग सोचेंगे, कभी मैम कहती हैं कि युद्ध का मैदान है, कभी कहती हैं उत्सव है। तो भाई देखिए, समाज में भी तरह तरह के लोग होते हैं, किसी को युद्ध का मैदान समझ में आता है, कभी किसी को उत्सव समझ में आता है। तो जैसे भी आपको समझ में आता है, मुझे दोनों समझ में आता था। जब मेरा मूड अच्छा रहता था तो मुझे उत्सव लगता था, जब मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं उसको युद्ध का मैदान समझ लेती थी। तो मुझे पढ़ना था, जब कोई कुछ कह देता था उस दिन मैं 4 घंटे या 2 घंटे ज़्यादा पढ़ती थी, है ना, गुस्से में। तो ये आपको भी करना है ना, इस तरह से। तो बिल्कुल ही पॉजिटिव रहिए, आपका चयन बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा। 100% से ऊपर अपना दीजिए, एक बार रिस्क लीजिए, है ना। रिस्क क्या लेना है, सब कुछ दांव पे लगा दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, सारा मतलब सब कुछ छोड़ दीजिए। मतलब जो आपसे नेगेटिव बातें करे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जो आपको होपलेस करे, उससे एकदम बात करना छोड़ दीजिए, रिस्क लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, है ना। तो और एग्ज़ाम दीजिए, रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जब सफल हो जाएंगे तो सब कवर हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग का इतना प्यार मिला है, मुझे बहुत खुशी है, आप लोग इतना मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी जो चाहती हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, जो भी है, तो मैं भी वो कर लूँ, है ना। तो आप सबका साथ, सबका मतलब सहयोग चाहिए यहाँ पे, एक दूसरे की सब लोग मदद करें। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।